सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा की पुस्तक भारत की खोज, जिसके राइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इस पुस्तक के हमने 2 लेसन करती हैं। अब हम इसका जो तीसरा लेसन है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो करने जा रहे हैं। ये काफ़ी लंबा लेसन है, हम इसे 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। लगभग 3 पार्ट बनेंगे इसके पढ़ने में, ये काफ़ी लंबा है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप ध्यान से सुनेंगे और सभी पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, और जो इसमें मुख्य मुख्य बातें उन्हें पेंसिल के साथ अंडरलाइन भी करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है इस बुक का। तो प्यारे बच्चों, हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखना, और जो इसमें मुख्य बातें आई तो अपनी पुस्तक में पेंसिल के साथ उसे अंडरलाइन करना। क्या नाम है बच्चों पाठ का? नाम पाठ नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा से मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर खंडरों की खोज मात्र एक संयोग ही है। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर व अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब में के अम्बाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। आप सोचते होंगे पंजाब के अम्बाला, तो जो हमारा हरियाणा था पहले, ये पंजाब ही था, पंजाब का हिस्सा था, इसलिए इस पुस्तक में अम्बाला को पंजाब का हिस्सा बताया गया। बाद में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था, तब हरियाणा बना था। वो पंजाब से ही अलग हुआ था। पहले पंजाब और हरियाणा एक ही राज्य थे, पंजाब के नाम से जाने जाते थे, इसलिए इसमें पंजाब के अम्बाला जिले लिख रखा है। प्यारे बच्चों, आगे क्या है? अब तक हमने जो जान सके हैं उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धर्मनिरपेक्ष मतलब जहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता हो, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जहाँ पे किसी विशेष धर्म का आधिपत्य ना हो, जहाँ विशेष धर्म का कोई महत्व ना हो, जहाँ सभी धर्मों को महत्व मिले, उसे बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष सभ्यता। जैसे हमारा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा भारत। यहाँ पे सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है, सभी धर्मों की इज्जत की जाती है, सभी धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते हैं। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी, नागर मतलब नगर, शहरी सभ्यता, जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानें थी, कतारों में थी, और दुकानें संभवतः छोटी थी, जैसे अब होती है हमारी मार्केट, छोटी छोटी दुकानें, और लगातार कंटिन्यू होती हैं, एक के बाद दूसरी दुकान, ऐसी थी उस टाइम भी। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई
दौर गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं, लेकिन भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उन बीते हुए युग से जोड़ती है जब संभवतः सिंधु घाटी की सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के में कितना कुछ ऐसा ही है जो हमें, ये देखो यहाँ पे फोटो भी दिखाई है जो अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो के महान स्नानाघर। ये स्नानाघर था, जैसे हम घाट बनाते हैं तालाब है, ऐसे ही पौड़ियाँ बनी हुई है, घाट बने हुए हैं। चली आती परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक की पोशाकों के फैशन भी याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर भेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है। उसने कला और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली है। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सर्जन ही नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज़्यादातर ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। आर्यों का आना, आर्य थे जो हमारे देश में बाहर से आए थे, यहाँ के बासिंदे नहीं थे शुरू से। सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले की घटी होगी। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। मतलब ये बहुत साल पहले आए थे, हजारों साल पहले आ रही है, मोहनजोदड़ो की संस्कृति से पहले भी। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु घाटी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है और जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिलें जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि सतह के नीचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारों भी ऊंची उठाई गई। हम जानते हैं कि सिंधु का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो, लेकिन मौसम के परिवर्तन का प्रभाव दूर दूर तक फैले इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। वह बालू जिसने इनमें से बहुत कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे और समय के साथ साथ खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि भारत में आने वाली सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी। गोकी नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेतीहर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद कई बार में आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि
इनमें इतना बड़ा समय का अंतराल न रहा हो। पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में ये कबीले और जातियाँ समय समय पर आती रही हों, भारत में जज़ब होती रही हों, मतलब मिलती रही हों, भारत में आकर मिल जाना, जज़ब होना, मिलना। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेल जोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जातियों के लोगों के बीच हुआ जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेल जोल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में बहुत सी जातियां आई और सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यहीं घुल मिलकर रह गए। प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की रचनाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, मतलब ईस्वी से 1500 साल पहले। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में असभ्यता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पलवन किया। वेद और असभ्यता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है, समानता है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा असभ्यता के अधिक निकट है। अगला क्या आ गया? वेद। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? विद धातु से, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा और न देव मंदिर। वैदिक युग मतलब टाइम न मूर्ति पूजा होती थी। मूर्ति पूजा जैसे हम मंदिर में मूर्ति रखते हैं, फोटो लगाते हैं, और न मंदिर थे। वैदिक युग के आर्यों के जीवन में के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। मानव जाति की पहली पुस्तक क्या मानी जाती है? ऋग्वेद। ये अंडरलाइन किया करो बच्चा, जो मेन बातें आती हैं। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की थी जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवताओं का आरोप किया, पर इस सबसे साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। मैं भारत में भी और स्थानों की तरह ही विचार और कर्म की दो समांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है तो कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई है तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों को गहरा रस लिया है, जीने की प्रतिक्रिया में आनंद लिया है। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य
साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच सबका विकास हुआ है। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिक हो या विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई भी संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकवादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। भारतीय संस्कृति की निरंतरता। हमें आरंभ से ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय एक उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो भारत में बढ़ते बढ़ते असह्य हो गया जाती है। ये देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या चीज दी है, छुआछूत की प्रवृत्ति आरंभ दिखाई पड़ती है। इसी युग में हुआ था छुआछूत का आरंभ, जाति पाति का। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। ये देखो आगे ना, ये बात जाति व्यवस्था इसी युग से शुरू हुई थी। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थितियों के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना। इसका उद्देश्य क्या था? उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना, मतलब समाज की व्यवस्था को ढांचा ठीक करना था। लेकिन अब ये इसका बुरा रूप चल पड़ा है, जातिवादी का और छुआछूत का। इसने बुरा रूप धारण कर लिया। अब पहले ये समाज की व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, जाति व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज व्यवस्था और मानव के लिए कारागृह बन गई, मतलब जेल बन गई। ये जाति व्यवस्था बाद में क्या हो गई? हमारे समाज के लिए कलंक बन गई, हमारे समाज के लिए नुकसानदेह बन गई। ये देखो मेन चीजें पे अंडरलाइन किया करूँ। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्र तक हुआ। इतिहास के लंबे दौर के भारत अलग अलग नहीं रहा। ईरानी और यूनानियों से और चीनी और मध्य एशिया तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके यहीं तक करेंगे। कल इससे आगे का लेसन जो अध्याय बचता है हम उसे पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा हो गया आज भी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका जो आगे का भाग बचता है पाठ नंबर 3 का, वो कल करते हैं। आपके लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।